पुष्पा मूवी में दिखाए जाने वाला लालचंदर, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा हमने ऐसा कुछ पहले भी कहीं देखा है। बिल्कुल आपने सही किया। यह मूवी पूरी तरह से एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 साल तक वह तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई पुष्पा फिल्म आज सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने 350 करोड़ की कमाई कर ली है। दोस्तों, जिस वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, क्या आप जानते हैं कि इस इंसान ने 40 साल तक तमिलनाडु और कर्नाटक की जंगलों में राज किया था। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने का बाकायदा सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कहा जाता है कि यह इतना कुख्यात डाकू था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया। आखिर क्या थी इसकी कहानी, आइए जान। 18 अक्टूबर सन 2006 देश के सभी मीडिया चैनलों में एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ना नामुमकिन था। इसके पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए। इसे पकड़ने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का इनकाउंटर कैसे होता है। इस खबर पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन वीरप्पन का वाकई में इनकाउंटर हो गया था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता है। लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था और जंगल का ऐसा कौन सा कोना था जो वीरप्पन को ना पता हो। काफी समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा दिया। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं। लंबी प्लानिंग के बाद इसे पकड़ा जा सका, लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका नहीं गंवाया। मौका पाते ही लगातार उस पर 338 राउंड की फायरिंग की। कहीं जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की तो इसकी कहानी सन 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब यह सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने तस्कर का कत्ल किया। वीरप्पन के गाँव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक गरीब परिवार से था। उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे उकसाया। लेकिन जब यह ज्यादा पैसा कमाने लगा तो अधिकारी इसके पीछे खुद पड़ गए और इसे मारने के लिए ढूंढने लगे, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। जिसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू होती है। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसके बाद से यह जंगलों में ही बड़ा जंगलों में रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को मारा। कहा जाता है कि यह हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था। हाथियों को मारकर इसके दांतों की स्मगलिंग कर। इसके अलावा उसने तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले लालचंदर के पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ियों को बेचकर इसकी स्मगलिंग किया करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती तो यह भागकर तमिलनाडु बॉर्डर को क्रॉस कर जाता था। इसके बाद पुलिस वाले नियमों का पालन कर बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते थे। बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। पैसों के लिए ये बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण करता था और उनके परिवार वालों से पैसों की फिरौती करता था। लेकिन इन सब के अलावा यह भी कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत बड़ा शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा उसे, इसलिए उसने एक बार रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार को किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन यह उसमें कामयाब ना हो सका। लेकिन फिर 1997 में इसी जंगल में एक इंसान के आंख कान पर पट्टी बांधकर जंगलों में घसीटता हुआ एक इंसान को लाया गया। व्यक्ति का नाम था राजकुमार कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। कहा जाता है कि इन्हें छोड़ने के लिए इसने 50 करोड़ रुपए की मांग की। जैसे यह खबर बड़े बड़े न्यूज चैनलों को लगी तो कन्नड़ के मशहूर एक्टर राजकुमार का अपहरण वीरप्पन के द्वारा कर लिया गया, तो लोगों में हड़कंप मच गई। लोग अब वीरप्पन का नाम जानने लगे। वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उस जंगल को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहीं पर नहीं रुका। सन 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया। मांग पूरी न होने पर वीरप्पन ने उन्हें मार दिया। इससे वीरप्पन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी कि उस समय सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। विजय कुमार के एसटीएफ बनाने के पीछे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री ललिता का हाथ था। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली, वीरप्पन की सारी कहानियां इकट्ठा करना शुरू कर दिए। लेकिन विजय कुमार भी जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत थी। के लिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमियों को घुसाने का प्रयास और यह उसमें कामयाब हुए। उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके। सबसे हैरत की बात यह है कि पत्तों के चरमराने से जानवरों की आवाज को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसके गैंग में विजय कुमार के आदमी घुस चुके थे। वक्त बदलता जा रहा था, वीरप्पन के गैंग में लोग कम होते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच विजय कुमार को यह पता चला कि अपनी बात पहुंचाने के लिए वीरप्पन वीडियो की मदद लेता। इसी बीच विजय कुमार को वीरप्पन का एक वीडियो हाथ लगा। जब उसने गौर से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वीरप्पन का एक आंख में दिक्कत और हो सकता है कि वो अपने आंख का इलाज कराने के लिए कुछ न कुछ करे। यह
यह बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत ज्यादा परेशान था, उसकी इलाज कराने के लिए तरकीब लगा रहा था। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन के गैंग में शामिल हो गए थे उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि समय रहते यदि आंख की इलाज नहीं कराई गई तो आंख खराब हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन एसटीएफ का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी प्लानिंग हो चुकी। वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के आदमियों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस आएगी और हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन असलियत में ये कोई एम्बुलेंस नहीं थी बल्कि पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और वार्डन विजय कुमार के आदमी थे। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो अभीरा पट्टी गाँव में उसको वही एम्बुलेंस मिला। वीरप्पन और उसके आदमी उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गए। एम्बुलेंस चल पड़ा और कुछ दूर जाकर ड्राइवर एम्बुलेंस को रोक दिया और ड्राइवर और वार्डन दोनों एम्बुलेंस से बाहर निकलकर भाग। और जहां पर गाड़ी रुकी हुई थी वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। गाड़ी जैसे रुकी पुलिस वालों ने फायरिंग, करीब 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन वीरप्पन को सिर्फ 2 ही गोलियां लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि वीरप्पन का इनकाउंटर नहीं हो सका। लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस वालों ने इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन इंक्वायरी में यह पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी। लेकिन इस बीच वीरप्पन फायरिंग चालू किसी का जवाब देते हुए पुलिस वालों को भी फायरिंग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड। किताब में उन्होंने बताया कि किस तरह उसने वीरप्पन को पकड़ा। दोस्तों, ये थी दक्षिण भारत के कुख्यात डाकू वीरप्पन की कहानी और आज उसी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो आजकल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में धूम मचा रही है।